हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सीकर्स। आज का हमारा टॉपिक है एज ऑफ चॉसर। एज ऑफ चॉसर को डिस्कस करने से पहले मतलब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर जहाँ पे छोड़ा था वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। नॉर्मन कन्क्वेस्ट जब हुआ था 1066 एडी में, तो जो नॉर्मन्स थे ये इंग्लैंड में आए, इन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया। और ये जब इंग्लैंड में आए तो ये अपने साथ वहाँ पे फ्रेंच कल्चर लेके आए, फ्रेंच लिटरेचर लेके आए। और फ्रेंच लिटरेचर नॉर्मन्स ने कहाँ से लिया? नॉर्मन्स एक्चुअली नॉर्थ मैन को कहते हैं, ये नॉर्थ से आए थे साउथ की तरफ। और इन्होंने इंग्लैंड से पहले फ्रांस पे अटैक किया। फ्रांस के लोगों ने ज़्यादा मज़ाहमत नहीं की तो ये फ्रांस में सेटल हो गए। वहाँ पे इन्होंने फ्रेंच लोगों के साथ शादियाँ की और उनके कल्चर को अडॉप्ट किया, उनके लिटरेचर को अडॉप्ट किया, उनकी लैंग्वेज को सीखा। ये नॉर्मन जो थे ये बहुत ही जंगली और बेढंगे से लोग थे, लेकिन फ्रांस में इन्होंने उनके कल्चर को सीखा, अडॉप्ट किया और अपने आप को पॉलिश कर लिया और बहुत हद तक ये चेंज हो चुके थे। उसके बाद इन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया। अब जब इन्होंने इंग्लैंड पे अटैक किया तो इंग्लैंड पे अटैक करके जब ये इंग्लैंड में आए 1066 एडी में, तो ये जब आए तो ये अपने साथ फ्रेंच कल्चर लेकर आए। अब ये वहाँ पे इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया इंग्लैंड को और वहाँ से हमारा एक नया टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ जिसको नॉर्मन फ्रेंच पीरियड भी कहा जाता है, या जिसको हम अर्ली मिडल पीरियड कहते हैं। अब फ्रांस नॉर्थ मैन जब आए इंग्लैंड में तो इनकी लैंग्वेज थी फ्रेंच, और क्योंकि ये डोमिनेंट थे वहाँ पे तो फिर वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे उनकी भी लैंग्वेज फ्रेंच हो गई। जो ऑफिशियल लोग थे वहाँ के, जितने भी एलीट क्लास थी या जो डोमिनेंट फिगर था सोसाइटी का, वो सब फ्रेंच को एज अ लैंग्वेज यूज़ करते थे। और इंग्लिश की वैल्यू बहुत ही कम हो गई, इंग्लिश की वैल्यू ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आ गई, क्योंकि इंग्लिश जो थी वो कॉमन पीपल की लैंग्वेज बन गई थी। उसके बाद इस टाइम पीरियड का के कुछ इम्पॉर्टेंट फिगर्स हैं कि इसी टाइम पीरियड में, इसी वक्त के दौरान ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया गया। और जो लंदन था उस वक्त, लंदन को राइटिंग हब कहा जाता था क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस तो इतने थे नहीं, तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स लिखे जाते थे और वो सब कुछ लंदन से कंट्रोल किया जाता था, उसको राइटिंग हब बनाया गया। फिर इस कॉन्क्वेस्ट के बाद 1066 में जब ये कॉन्क्वेस्ट हुआ तो 1066 से लेके 1200 तक जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई। मतलब वो कहीं पे भी ऊपर नज़र नहीं आती, उस लैंग्वेज में कोई काम नहीं किया गया, वो लैंग्वेज बिल्कुल सो गई। तो उस लैंग्वेज में कोई काम नहीं किया गया, कोई लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। और उसके बाद 1200 में जब ये लैंग्वेज दोबारा से आगे आई, दोबारा इस लैंग्वेज को में काम करना स्टार्ट किया, जब ये जॉफरी चॉसर के हाथ में जाने लगी तो ये लैंग्वेज चेंज हो चुकी थी। 1200 में जब ये लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज दोबारा से सामने आई तो ये लैंग्वेज बहुत चेंज हो चुकी थी, एक बहुत लंबा टाइम पीरियड गुजर चुका था और इस इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत ज़्यादा फ्रेंच जो है, फ्रेंच लैंग्वेज वो मिक्स हो गई थी, वो इंक्लूड हो गई थी। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज जो थी, जो 1200 में दोबारा मिडल इंग्लिश लैंग्वेज सामने आई, वो ओल्ड इंग्लिश लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट थी और काफ़ी पॉलिश्ड लैंग्वेज थी। फिर इस इस टाइम पीरियड में जब काम स्टार्ट हुआ तो इसमें एक नया जॉनरा ऑफ लिटरेचर ऐड किया गया जिसको रोमांस लिटरेचर कहा गया। और रोमांस लिटरेचर, ये रोमांस जो है वो हमारा लव टाइप वाला रोमांस नहीं है, ये बॉय और गर्ल के दरमियान वाला रोमांस नहीं है, ये रोमांस है पैट्रियाटिक टाइप का। ये रोमांस है एक सोल्जर का या एक पैट्रियाटिक इंसान का अपनी कंट्री के साथ, जो लव है, जो अफेक्शन है, जो पैट्रियाटिक जज्बे हैं हमारे, उसके रिलेटेड ये जॉनर है। और ये पैट्रियाटिक रोमांस था। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो फिगर है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो राइटर थे वो है लयामैन। लयामैन ने उस टाइम पे एक राइटिंग लिखी जिसको ब्रट कहा है, लयामैन्स ब्रट। ये जो उनका वर्क था ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड से रिलेटेड था, इसको क्रॉनिकल ऑफ ब्रिटेन भी कहा जाता है। ये 16,000 प्लस लैंग्वेजेस
लाइंस पे कंसिस्ट करता था। तो लेयामैन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है इस टाइम का, क्योंकि लेयामैन ने ही ये लैंग्वेज से लिटरेचर प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, और फिर बहुत सारे और राइटर्स और पोइट्स ने इनको फॉलो करते हुए इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर प्रोड्यूस किया। लेयामैन के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट, लेयामैन ब्रेट के बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत फेमस जो इस टाइम का वर्क था वो था द ऑर्म्युलम। द ऑर्म्युलम इस टाइम का बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। उसके बाद जो लेयामैन था उस टाइम पे किंग और नाइट्स को प्रेज करने के लिए ज़्यादा लिखा जाता था, उनकी शान में लिखा जाता था, उनको प्रेज करने के लिए लिखा जाता था। लेकिन लेयामैन बिल्कुल ऑपोजिट था, इसने उनको प्रेज करने के लिए नहीं लिखा, इसने एक नया पर्सपेक्टिव से लिखना स्टार्ट किया। और उस टाइम पे उस टाइम पीरियड के अंदर कैथोलिक चर्च जो था वो बहुत पावरफुल था। कैथोलिक चर्च जो है वो बहुत फेमस था, वो जो भी कहता था लोगों को वो मानना पड़ता था, सुनना पड़ता था। और उस टाइम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही फेमस जो पोएम है वो है द आउल एंड द नाइटिंगेल। ये उस टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट, मिडिल इंग्लिश की बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है, बहुत फेमस पोएम है, इसका नाम याद रखिएगा। उसके बाद इस टाइम पीरियड के दौरान बहुत सारे रिलीजियस वर्क हुए। उन रिलीजियस वर्क के अंदर क्योंकि कैथोलिक चर्च बहुत पावरफुल था और ट्रेंडिंग फिगर था एक सोसाइटी का, तो फिर रिलीजियस वर्क भी काफ़ी हुए उस टाइम पीरियड में। और उस टाइम पीरियड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस वर्क है कर्सर मंडाई। कर्सर मंडाई नाम है इसका, और ये 30,000 प्लस लाइन्स पे कंसिस्ट करता था। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट और वर्क था जो है क्लीननेस एंड पेशेंस। उसके बाद अब हम अगर बात करें जॉफ्री चौसर की, तो यहाँ से फिर जॉफ्री चौसर का टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ। जॉफ्री चौसर आया, उसने लिटरेचर को अडॉप्ट किया और फिर लिटरेचर को प्रमोट किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि लिटरेचर जो है वो स्टार्ट ही, इंग्लिश लिटरेचर जो है वो स्टार्ट ही जॉफ्री चौसर ने किया। ये इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। और जॉफ्री चौसर 1340s में पैदा हुए लंदन के अंदर। ये एक मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, काफ़ी रिच फैमिली थी इनकी। और जॉफ्री चौसर जो हैं ये बहुत ही यंग एज में, राउंड अबाउट 17 एज जो है, 17 की एज में इन्हें उस टाइम के जो रॉयल कोर्ट था उसमें जगह मिल गई, इन्हें रॉयल कोर्ट में पोजीशन मिल गई। और वहाँ पे इन्होंने काउंटेस ऑफ अल्स्टर के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। और ये इन्हें पोजीशन जॉब इसलिए मिली थी क्योंकि इनके फादर काफ़ी रिच थे और उनके रॉयल कोर्ट में कनेक्शंस थे, तो उनके थ्रू इसको जॉफ्री चौसर को रॉयल कोर्ट में जगह मिल गई। उसके बाद जॉफ्री चौसर ने इंग्लिश आर्मी को ज्वाइन कर लिया। और उस टाइम पे इंग्लिश आर्मी जो है वो 100 ईयर्स वॉर लड़ रही थी। इंग्लिश 100 ईयर वॉर चल रही थी फ्रांस और इंग्लैंड के दरमियान में। और 2 साल बाद जब जॉफ्री चौसर ने इंग्लिश आर्मी को ज्वाइन किया तो वो इंग्लिश आर्मी के साथ वॉर पे गए। और 1360 में इन्हें फ्रेंच आर्मी ने पकड़ लिया और उस टाइम पे एक 16 पाउंड की भारी रकम देकर इन्हें छुड़ाया गया था। उस टाइम पे 16 पाउंड बहुत बड़ी अमाउंट थी और 16 पाउंड्स देकर इन्हें छुड़ाया गया था। उसके बाद वहाँ से आने के बाद ये रॉयल कोर्ट के मेंबर बन गए। फिर इन्होंने किंग एडवर्ड के टाइम पे फ्रेंच वर्क जो था, फ्रेंच लिटरेचर जो था किंग एडवर्ड के कोर्ट में बहुत पॉपुलर था, तो वहाँ से इन्होंने फ्रेंच लिटरेचर से ये बहुत इन्फ्लुएंस हुए। फ्रेंच लिटरेचर ने इन पे एक अच्छा इम्प्रेशन लीव किया, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि ये लिटरेचर अपनी नेटिव लैंग्वेज में प्रोड्यूस करेंगे, अपनी मदर टंग इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोड्यूस करेंगे। तो उस टाइम की एक बहुत फेमस फ्रेंच वर्क था रोमन डे ला रोज। तो इन्होंने इस वर्क से अपना स्टार्ट किया काम और इन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की, लेकिन इसको इन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए, बीच में छोड़ दिया। उसके बाद इन्होंने 1369 में अपनी बुक अपना एक वर्क लिखना स्टार्ट किया जिसको बुक ऑफ द डचेस कहा जाता है। ये एक एलेजी है जिसको इन्होंने अपने दोस्त की वाइफ की डेथ पे लिखना स्टार्ट किया था। बुक ऑफ द डचेस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस वर्क है जॉफ्री चौसर का। उसके बाद जब जॉफ्री चौसर जो हैं ये कोर्ट के एक मेंबर थे और ये बहुत पसंद किए जाते थे बाय द किंग ऑफ द कोर्ट।
तो इन्हें बहुत ये डेलीगेशन के लिए डिफरेंट जगहों पर ट्रैवल करते थे और ये ट्रैवलिंग इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई, क्योंकि ये जहाँ पे जाते थे कुछ नया सीखते थे, वहाँ के लिटरेचर को, वहाँ के कल्चर को सीखते थे। तो इसके बाद इन्होंने इटली में गए, इटली गए, वहाँ पे ये गए अपने ऑफिशियल काम के लिए थे, लेकिन इटली में घूमे और वहाँ से जो इटालियन वर्क था उसने इनको बहुत इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि वहाँ उस टाइम पे इटली में रेनेसा आ चुका था और बहुत सारा आर्ट और लिटरेचर प्रोड्यूस हो रहा था। डांटे उस टाइम पे फोत हो चुके थे और पेट्रियार्क जो है वो बहुत एज के हो चुके थे, ज़्यादा एज के थे, और जो आर्ट और लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा था उस वक्त इटली में। और इस इटालियन लिटरेचर ने जॉफ्री चौसर पे बड़ा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट लीव किया। और जब जॉफ्री चौसर ने ये ट्रिप ख़त्म की तो उसके बाद उन्होंने जो है बहुत फेमस वर्क लिखे, जिनके अंदर पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स है, हाउस ऑफ फेम है, लेजेंड ऑफ गुड वुमेन है। ये जो लेजेंड ऑफ गुड वुमेन वर्क है ये अपने प्रोलॉग की वजह से बहुत फेमस है। उसके बाद एनेलिडा एंड आर्काइड, ये भी इन्होंने उसी टाइम पे लिखना स्टार्ट कर दिया था। जॉफ्री चौसर ने 1366 में शादी की थी फिलिपा से, जो कि 1389 में जिनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद जॉफ्री चौसर जो थे, इनके टाइम पीरियड के दौरान या इनकी टाइम पीरियड जब ख़त्म हो रहा था तो बहुत सारे और भी पोइट्स और राइटर्स थे उस टाइम पीरियड के। जो इनके बहुत इम्पॉर्टेंट जो मेजर फिगर सामने आते हैं, जो इनके कंटेम्प्रेरी पोइट्स थे, वो थे जॉन गॉवर एंड विलियम लैंगलैंड। ये दोनों फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं उस टाइम पीरियड के। विलियम लैंगलैंड वही हैं जिन्होंने पायर्स प्लोमेन लिखी थी। उसके बाद प्रोज राइटर जो थे उस टाइम पीरियड के, एक तो जॉफ्री चौसर थे और दूसरे थे जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ जो हैं ये उस टाइम के बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे। ये सिर्फ एक राइटर ही नहीं थे बल्कि एक प्रोटैगनिस्ट भी थे, एक एक्टिविस्ट भी थे, क्योंकि जॉन वाइक्लिफ ने जो है बाइबल को ट्रांसलेट किया था इन इंग्लिश, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। उसके अलावा उस टाइम में जो था वो चर्च को, जैसे मैंने पहले बताया, चर्च जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर था उस टाइम पीरियड का, तो चर्च को बहुत इम्पॉर्टेंस दी जाती थी। चर्च के ऑफिशियल्स की हर बात मानना लाजिम होता था वहाँ के लोगों पे। तो जो जॉन वाइक्लिफ था ये इसके बहुत अगेंस्ट था कि चर्च ऑफिशियल्स को जो है वो टोटल कंट्रोल नहीं मिलना चाहिए सोसाइटी का, क्योंकि चर्च ऑफिशियल्स जो क्लर्जी मैन थे सारे, उनकी लग्जरियस लाइफ वो स्पेंड करते थे और जॉन वाइक्लिफ इसके बहुत अगेंस्ट थे। इसके रिज़ल्ट में जॉन वाइक्लिफ ने एक मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था जिसको ललर्ड मूवमेंट कहा जाता है। ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ये मूवमेंट जो है ये क्लर्जीज के जो नाजायज़ जो वो अपने हकूक़ इस्तेमाल करते थे उसके अगेंस्ट स्टार्ट किया गया था। और इसके बाद जो है इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट और फेमस जो वर्क है कैंटरबरी टेल्स, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क है जॉफ्री चौसर का। ये इन्होंने 1388 में लिखना स्टार्ट किया था, लेकिन ये इन्होंने 120 लाइंस का 120 स्टोरीज़ पे कंसिस्ट करना था, मगर 25 ही स्टोरीज़ ये इसमें लिख सके, क्योंकि इन्होंने 1398 के आसपास इसको लिखना छोड़ दिया, रोक दिया, और फिर बाद में वो इसको कंप्लीट नहीं कर सके क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी 1400 अक्टूबर में इनकी डेथ हो गई थी। और इनकी डेथ के बाद 1556 में इनकी जो ग्रेव थी, जो कब्र थी, उसको शिफ्ट किया गया था वेस्टमिनिस्टर एबे पोइट्स कॉर्नर में। ये वो कॉर्नर है जहाँ पे पोइट्स जो हैं सारे, जो इंग्लैंड के, जो ब्रिटेन के फेमस पोइट्स हैं, उनको दफनाया जाता है। लेकिन जॉफ्री चौसर जो थे वो फर्स्ट पोइट थे जिनको वहाँ पे दफनाया गया था, और इनकी ग्रेव पहले कहीं और थी। अक्टूबर 1400 में जब ये फोत हुए, जब ये इनकी डेथ हुई तो इनको दफना दिया गया, और फिर 1556 में इनकी ग्रेव को शिफ्ट किया गया था वेस्टमिनिस्टर एबे पोइट्स कॉर्नर में। दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई होप कि आप सबको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आ गई है तो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट, और अगर आपको मेरे लेक्चर की समझ आई है तो काइंडली इसे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फेलोज़ के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।